जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार स्पेशल का एक सीरीज देख रहे हैं लोग, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे लोग, जिसमें आज हम लोग को देखना है बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लिख दिए हैं ताकि एक एक पॉइंट करके इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे लोग, और इसके बाद जब ये एक बार समझा देंगे उसके बाद नोट्स बना के यानी इसी पे अच्छी तरीके से लिख के विस्तार रूप में समझा देंगे। क्योंकि देखिए ऊपर ऊपर पढ़ने से अभी का जो क्वेश्चन आ रहा है वो बन नहीं पा रहा है। अभी का जो क्वेश्चन बीपीएससी में या दरोगा में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जीके से, तो थोड़ा सा अंदरूनी थोड़ा सा बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा उसके अंदर जाके। तो इसीलिए थोड़ा डिटेल वे में पढ़ेंगे लोग ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए भौतिक स्थिति का ही मतलब क्या होता है कि जो भूमि का निर्माण हुआ है, क्योंकि बिहार जो देखिएगा, बिहार तो एक भूमि ही है, तो जो भूमि का निर्माण हुआ है वो किस कालखंड में हुआ है, किस मटेरियल से हुआ है, किस आकार में हुआ है, यही सब तो पढ़ना भौतिक कहलाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका स्थिति के बारे में जानेंगे लोग कि बिहार का स्थिति क्या है, उसके बाद एक एक करके हर पॉइंट को देखा जाएगा। तो देखिए बिहार का अगर स्थिति बात किया जाए तो ये भारत का मैप है, और भारत के मैप जब देखिएगा कि बिहार कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार का स्थिति यहाँ पे पड़ता है। अब आप ये इसको ध्यान से देखिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, उसके बाद ये हो गया आपका पूर्व हो गया, और ये हो गया पश्चिम। अब इस दिशा के आधार पे आप देखिएगा तो बिहार यहाँ पे है, और बिहार यहाँ है, इसका मतलब क्या हो गया, ना उत्तर में है, ना पूर्व में है, ना दक्षिण में है, ये है आपका उत्तर पूर्व। तो हमेशा याद रखना है कि बिहार का जो स्थिति है, जो बिहार है भारत में, तो वो कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्व में है। अब हम लोग को देखना है कि बिहार का ये निर्माण कैसे होता है, भौगोलिक स्थिति। तो देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ, तो एक चीज समझिए कि ये जो भारत का मैप है, आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बिहार है, और इसके ऊपर नेपाल है, और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ पे उस समय 33 सागर प्रवाहित होता था, और 33 सागर प्रवाहित होता था, उसके नीचे हुआ क्या है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 2 प्लेट वहां से खसका, जिसके कारण क्या हुआ कि 33 सागर भी वहां से खसक गया। लेकिन वहां पे जो उस सागर का मालवा था, उसी सागर के मालवा से ये हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण होता है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला जब आप देखिएगा, इसके पहले जो पढ़ाए हैं तो उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको 4 खंडों में बांट दिया गया है। जो सबसे उत्तरी भाग है हिमालय के, उसे बोला जाता है पार हिमालय, यानी कि उसके बाद का हिमालय, उसके बाद महान हिमालय आता है, फिर देखिएगा महाभारत श्रेणी आता है, उसके बाद शिवालिक आता है। तो ये जो शिवालिक का जो थोड़ा सा भाग इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये जो सोमेश्वर पहाड़ी है और यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला का रेंज मिलता है, तो वो शिवालिक का हिस्सा है। तो इसका निर्माण, इस भाग का निर्माण ऐसे हो जाता है, जो हिमालय निर्माण होता है उसी के गाद से। उसके बाद क्या होता है कि आप देखिएगा कि हिमालय से बहुत सारा नदी प्रवाहित होता है, और वो सभी उत्तर की दिशा में, उत्तर दिशा से होते हुए दक्षिण की दिशा में आता है। तो जब नदी इधर से बहुत सारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुआ, तो ये क्या किया कि अपने साथ में बहुत सारा गाद लेके आता है, और गाद जो था यहाँ पे उसको नीचे कर देता है यहाँ पे। तो ये एक मैदानी भाग का निर्माण होता है। उसमें तो ये गंगा का भी इसमें महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका निभाया है। तो ये इस प्रकार इसका मैदानी भाग निर्माण हुआ। मैदानी भाग कब निर्माण हुआ, तो याद रखना है प्लेटोसीन काल में निर्माण हुआ। तो ये आपको जरूर याद रखना है, प्लेटोसीन काल। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैदानी भाग इसका कब निर्माण हुआ, और बिहार का निर्माण स्टार्टिंग कब होता है, तो आप वहां पे बता दीजिएगा। चतुर्थ कल्प से लेके कैम्बियन कल्प, तो चतुर्थ कल्प से लेके कैम्बियन कल्प तक ये पूरा जो भौगोलिक स्थिति है इसका, ये इसका निर्माण होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो जो ऊपर का ये जो श्रृंखला दिखाई देता है, ये हिमालय का ही भाग है, और जो ये बीच का मैदानी भाग दिखाई देता है, तो यहाँ पे बहुत सारा नदी प्रवाहित होकर आया, तो उसके गाद के कारण ये मैदानी भाग बना। उसके बाद अगर बात किया जाए नीचे का, जो ये आपको पठार दिखाई दे रहा होगा, कैमूर का पठार, तो ये एक्चुअल में क्या है कि यूपी और साथ में एमपी,
यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसे विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और इसी का हिस्सा ये कैमूर का पठार है, जो कि यहाँ से पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिहार का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। उसके बाद देखना है इसका विस्तार। तो अगर विस्तार का बात किया जाए तो देखिए, इसका लंबाई का अगर बात किया जाए और चौड़ाई का, इसका लंबाई देखिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ, और उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका लंबाई पड़ता है 345 किलोमीटर। वहीं पे अगर बात किया जाए कि इसका चौड़ाई कितना है, तो इसका चौड़ाई पड़ता है 483 किलोमीटर, जो कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ पड़ता है। तो ये इसका लंबाई चौड़ाई है, ये आपको याद रखना है। अगर वहीं पे क्षेत्रफल का बात किया जाए तो देखिए, बिहार का पूरा क्षेत्रफल आपका पड़ेगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे 1 किलोमीटर सीधा गए, फिर 1 किलोमीटर ऐसे गए, और ये इसका एक ही पॉइंट पे 1 किलोमीटर अगर घूम के चारों तरफ से है तो ये वर्ग किलोमीटर में देखा जाता है। तो कोई भी भूमि या क्षेत्र है तो उसे वर्ग किलोमीटर में ही देखा जाता है। तो बिहार का कितना क्षेत्रफल है? 94,163 किलोमीटर। इसको दो भागों में बांट सकते हैं लोग, एक शहरी इसका हो जाएगा और एक ग्रामीण क्षेत्रफल। तो जाहिर सा बात है कि ग्रामीण क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो शहरी का अगर बात किया जाए कि शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना है 2324.72 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे अगर ग्रामीण का बात किया जाए तो ग्रामीण देखिए 91,838.28 वर्ग किलोमीटर, कहीं पे 26 दिया रहता है, तो लगभग इसके आसपास में है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद बात किया जाए इससे संबंधित, तो ये अगर भारत में बात किया जाए तो 28 राज्य है वर्तमान में भारत में, तो ये बढ़ा हुआ नंबर पे है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले 13 नंबर पे था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का एक निर्माण हुआ अलग राज्य का, तो ये बढ़ा हुआ नंबर पे आ गया। उसके बाद अगर बात किया जाए कि पूरे भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए और उसमें प्रतिशत निकाला जाए कि कितना प्रतिशत है, तो याद रखना है 2.72, यानी कि 2.72% ये है। तो इतना तो याद रखना ही रखना है। अगर वहीं पे इसके बारे में बात किया जाए कि बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम चंपारण, जो कि यहाँ पे पड़ता है, और सबसे छोटा जिला जो शेखपुरा, जो कि इधर पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि जो पश्चिम चंपारण है ये उत्तरी बिहार में है, और जो शेखपुरा है ये दक्षिण बिहार में है। इसलिए कि अभी जो क्वेश्चन बन रहा है डीप में ही बन रहा है, ऐसे टेक्निकल ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मैप पे पढ़ के आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगर बात किया जाए, क्षेत्रफल तो हो गया, सीमा कि इसका सीमा किससे किससे लगता है, तो आपको याद रखना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यानी कि एक देश के साथ सीमा बनाता है और 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक देश के साथ किसके साथ बनाता है, तो उत्तर में देखिएगा नेपाल, उत्तर में नेपाल के साथ सीमा बनाता है, जो कि 7 जिला के साथ ये सीमा बनाता है। वहीं पे अगर बात किया जाए कि दक्षिण में किसके साथ सीमा बनाता है, तो झारखंड के साथ सीमा बनाता है, झारखंड, जिसमें देखिएगा कि 8 इसका जिला लगता है। अगर दक्षिण ये हो गया, पश्चिम में देखा जाए तो यूपी के साथ सीमा बनाता है, इससे भी 8 इसका जो जिला है वो लगता है। वहीं पे पश्चिम बंगाल के साथ बात किया जाए तो इसके साथ 3 लगता है। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में देखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर में देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ, और दक्षिण में देखिएगा झारखंड के साथ सीमा बनाता है। तो आपको जो पढ़ना है तो मैप के ऊपर ही पढ़ना है। ऐसे पढ़िएगा, मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि जो नेपाल के साथ, ऐसे तो सब कोई रट्टा मार लेगा कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन अगर पूछ लिया कि नेपाल बिहार के किस साइड में पड़ता है, तो जो आप मैप से पढ़ रहिएगा तभी बता पाइएगा। और कितना जिला के साथ, कौन कौन जिला के साथ लगता है, तो प्रीवियस क्लास में इसके सभी जो जिला लगता है उसके बारे में पढ़ा दिए हैं, और एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे लोग इसके बाद लास्ट में। तो ये भी सीमा हो गया। उसके बाद हम लोग को देखना है समुद्र से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले तो याद रखना है कि समुद्र से इसकी दूरी कितना है। ये ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्र से इसका दूरी कितना है, तो 200 किलोमीटर याद रखिएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि समुद्र से इसका ऊंचाई कितना है, तो समुद्र से इसका ऊंचाई जो है 53 मीटर है, तो ये याद रखना है।
अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए समुद्र के साथ ये जुड़ा है नदी के द्वारा। और कौन से नदी के द्वारा? तो गंगा नदी के द्वारा। जो गंगा नदी है बंगाल के खाड़ी में जाके अपना मुहासा बनाती है, पानी विसर्जित करती है, तो उसके कारण ये जुड़ा हुआ है और उस रास्ता से समुद्र में पहुंचा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर कृषि का बात किया जाए तो देखिए बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर रोजगार का बात किया जाए तो कृषि से ही रोजगार प्राप्त होता है। अगर पूरे भारत में बात किया जाए कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो कृषि लगभग 8 से 10% इसमें अपना योगदान देता है। अगर खाद्यान्न का बात किया जाए तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पे अगर बात किया जाए चावल का, तो चावल में देखिएगा कि पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है और दूसरा का बिहार ही है। तो ये हम लोग को तो कृषि के बारे में पढ़ना ही है, तो विस्तार से कृषि के बारे में पढ़ा जाएगा। हाँ, विभाजन का अगर बात किया जाए तो देखिए विभाजन अगर बात किया जाए तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो एक तो स्वरूप के आधार पे देखा जाए तो एक 3 प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, एक मैदानी क्षेत्र हो सकता है और एक कैमूर का मतलब पठारी क्षेत्र हो सकता है। तो ये 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन अगर देखिएगा कि ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी क्या करता है कि बिहार को 2 भागों में विभाजित करता है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। तो ये आपको याद रखना है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए उत्तरी बिहार का जो मैदान है इसमें देखिए कृषि बहुत ज़्यादा होता है, इसमें भी कृषि होता है, लेकिन उत्तरी बिहार में क्या है कि ये नया मिट्टी यहाँ पे बनते रहता है। इसका कारण क्या है कि बहुत सारा यहाँ पे नदी आता है और साथ में नदी जब आएगा तो गाद लेके आएगा ही, कूड़ा करकट लेके आता है, तो वो इसके ऊपर एक लेयर बैठा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये हमेशा नया होते रहता है। लेकिन वहीं पे अगर दक्षिण बिहार में देखिएगा तो इधर से भी नदी आता है, लेकिन उस सब नदी में उतना गाद नहीं रहता है, क्योंकि इधर से जो नदी आता है तो ये पथरीला टाइप का जो मैदान रहता है वहाँ से आता है, तो उतना इसमें गाद नहीं मिलता है जितना इधर मिलता है। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बाढ़ किस साइड में आता है, तो उत्तर बिहार में आता है। दक्षिण बिहार में उतना बाढ़ आता नहीं है और ये कृषि के लिए फेमस है और ये कृषि के साथ साथ थोड़ा सा उद्योग के लिए फेमस है। ये जो पठारी क्षेत्र है जो कि रूट क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, रूट क्षेत्र का मान के चलिए कि ये सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ पे ये पड़ता है, जैसे गया हो गया, कैमूर हो गया, इसके आसपास में जितना ये है, तो इसमें देखिएगा रोहतास, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है ये सब आता है। और उसमें देखिएगा कि कुछ हद तक कृषि के साथ साथ कुछ हद तक मटेरियल मिलता है, जिसमें देखिएगा चूना पत्थर हो गया, उसके बाद लोहा भी मिलता है, कुछ बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिलता है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये तो आपका विभाजन देख लिए हैं लोग, इसको अच्छी तरीके से समझना है जब ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद अगर स्वरूप का बात किया जाए तो देखिए जो बिहार का स्वरूप है ये चतुर्भुज में आता है। आप देख भी रहे होंगे कि ये चतुर्भुज है, तो इस प्रकार इसका स्वरूप है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इसके बारे में जो पॉइंट है जो कि आपको जानना था। अब इसमें हम लोग को देखना है कि ऊंचा वक्ष के दृष्टि से अगर बिहार को देखा जाए तो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें ऊंचा वक्ष का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे कि अगर ये मैदान मान लिया जाए तो ये बीच वाला जो खंड होगा ये मैदानी भाग होगा, तो ये समतल होगा, और ये ऊपर देखिएगा बहुत सारा पहाड़ का श्रृंखला है तो वो उसका ऊंचाई अधिक होगा। ये पठार है तो इससे तो ऊंचा होगा, लेकिन जो पर्वत श्रृंखला है उससे नीचा होगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि ये चारों तरफ एक ऊंचाई नहीं होगा, तो उसी को ऊंचा वक्ष बोला जाता है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें देखिए हिमालय की पर्वतीय पादीय क्षेत्र, यानी कि हिमालय का जो ये क्षेत्र है जो शिवालिक में आता है, तो वो अगर देखा जाए कि कितना % है या कितना है, तो देखिए 586 किलोमीटर स्क्वायर ये भूमि उसका पड़ता है। साथ में अगर देखा जाए गंगा का मैदान तो ये लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर पड़ता है, सबसे ज़्यादा गंगा का मैदान ही है। वहीं पे बात किया जाए दक्षिण का पठार तो यहाँ पे देखिए 2927 किलोमीटर। तो अगर ये सजाने के लिए दे देगा तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा आएगा गंगा का मैदान, उसके बाद आएगा दक्षिण का पठार, उसके बाद हिमालय के जो पर्वत पादीय क्षेत्र है वो आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है भौतिक बनावट और संरचना के दृष्टि से बिहार को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन भाग में बांटा गया है, तो उत्तर का शिवालिक पर्वत एवं तराई क्षेत्र, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। रामनगर का दून घाटी, तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद बिहार का विशाल मैदान, इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ना है और अभी ही पढ़ना है। दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा जाएगा।
तो चलिए इसे पढ़ लिया जाए। तो देखिए, उत्तर का शिवालिक पर्वत एवं तराई क्षेत्र, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है उत्तर भारत का शिवालिक पर्वत और तराई क्षेत्र, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी और साथ में ये संकीर्ण एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है, उसी के बारे में देखना है। तो देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थल का 932 किलोमीटर एक छोटा सा क्षेत्र है, जो कि आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ दिखाई देगा, इधर से इधर की तरफ ये क्षेत्र दिखाई देता है, यही है। यह टर्शियल भू संचरण काल में बना था, यानी कि ये टर्शियल काल में भू संचरण के कारण, यानी कि यहाँ के भूमि हटने के कारण इसका निर्माण हुआ था, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, तो यही 3 भागों में बांट दिए हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन बांटना है। तो देखिए, सबसे पहले रामनगर दून, सोमेश्वर पहाड़ी और दून घाटी, उसी को बोला जाता है हरा नदी की घाटी। तो रामनगर दून पहले पढ़ लिया जाए। यह छोटे छोटे पहाड़ियों का एक क्रमशः विस्तार है, जो कि 214 किलोमीटर विस्तारित है। यानी कि यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से लेके इधर 214 किलोमीटर का एक विस्तार देखने को मिलता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर मिलता है। तो इसका अगर देखिएगा, ये पहाड़ी जो श्रृंखला है छोटा छोटा, तो इसका अधिकतम ऊंचाई कितना, 240 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। हराहा नदी घाटी के ये दक्षिण में है, तो यानी कि ये इस साइड में होगा तब ये दक्षिण में है। तो हराहा नदी घाटी इधर होगा और इसके ये दक्षिण में है। तो ये आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद देखिए सोमेश्वर श्रेणी, इसका अगर विस्तार देखा जाए तो पश्चिम में त्रिवेणी नहर से भिकना ठोरी तक 75 किलोमीटर के एक लंबाई में विस्तृत है। तो यहाँ से आप देखिएगा त्रिवेणी नहर निकलता है, जो कि पश्चिम चंपारण से निकलते हुए और इसमें आके मिल जाता है। तो यहाँ से देखिएगा 75 किलोमीटर का एक विस्तार देखने को मिलता है, उसी का नाम दिया गया है सोमेश्वर श्रेणी। और यहाँ पे एक और चीज़ समझना है कि मान लीजिए कि देखिए यहाँ तक आपका 214 किलोमीटर का रामनगर दून हो गया, और यहाँ तक आप देखिएगा कि यहाँ से विस्तारित होता है, तो ये एक आपको मिलता है सोमेश्वर श्रेणी का पहाड़ी। तो ये लगभग 75 किलोमीटर है, और उन दोनों को विभाजित करता है कौन, तो दून घाटी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामनगर दून और सोमेश्वर की श्रेणी को विभाजित कौन करता है, तो दून घाटी या हराहा नदी की घाटी। तो ये आपको याद रखना है मैप पे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी बना के पूछ सकता है। उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च चोटी का जो ऊंचाई है इसका तो 874 मीटर है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर दारा का बात किया जाए तो इसमें सोमेश्वर दारा, भिकना ठोरी दारा और मवाद दारा। तो मवाद से क्वेश्चन आ चुका है, इन दोनों से आएगा तो आसानी से बन जाएगा, ये मवाद वाला याद रखना है। उसके बाद देखिए तीसरा में दून घाटी, हराहा नदी की घाटी बोला जाता है। दून घाटी कहिए या हराहा नदी की घाटी, दोनों एक ही हैं। लगभग ये 24 किलोमीटर का विस्तार है, जो कि दोनों के बीच में पड़ता है, और दोनों को ये क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस प्रकार हम लोग उत्तर का शिवालिक पर्वत तराई का क्षेत्र देख लिए हैं लोग, जिसको 3 भागों में बांट के पढ़े हैं लोग। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए तो देखिए, तराई का क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा भूमि जो कंक्रीट पत्थर से बना है, यानी छोटा छोटा कंकड़ से और बालू से बना हो। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो तराई का क्षेत्र है, कुछ ऐसा ही सा मिलता है कि जहाँ से नदी उसके नीचे से प्रवाहित होता है, और उसके ऊपर देखिएगा छोटा छोटा कंकड़ टाइप का मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा कि पेड़ पौधा का घाना बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि नमी यहाँ पे हमेशा बना रहता है। तो नमी वाला भी ये क्षेत्र है। इस यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन जोड़ के पूछ सकता है, आपको अच्छी तरीक़ा से ध्यान देना है। ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है बिहार का विशाल मैदान। तो बिहार का विशाल मैदान पढ़ेंगे लोग। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैदान का मतलब क्या हो गया कि ये जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र, इसको बांट के, और ये जो कैमूर का पठार का जो पठारी क्षेत्र है, इसको छोड़ के जितना भाग होगा सब मैदान का भाग है। और इसमें आप देखिएगा कि लगभग पूरे बिहार का जितना हिस्सा है उसमें देखिएगा इसका क्षेत्रफल देखिएगा तो 94,163 किलोमीटर है। और इसमें देखिएगा कि इसका जो विस्तार है विशाल मैदान का तो 90,650 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में देखेंगे तो 96% है, यानी कि ये पहाड़ और पठार सिर्फ 4% पे ही विस्तारित है। तो ये आपको ध्यान देने वाला बात है। अब यहाँ से थोड़ा एक चीज़ और समझना है कि देखिए इधर से मान लीजिए, इस सबको मिटा देते हैं, ये मान लीजिए कि इसके ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला है और इसका ये लास्ट छोर है। तो ये
इधर तो ऊंचाई ज़्यादा होगा और इधर से ढलान होगा। आप देखिएगा कि इधर से बहुत सारा नदी आके मिलता है, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद और भी घाघरा वगैरह, ये सब बहुत सारा नदी है तो इधर से आके मिलता है। साथ में देखिएगा कि कोसी नदी भी यहाँ से आके मिलता है। तो ये ऊपर से आने का क्या मतलब है कि ऊपर ऊंचाई ज़्यादा हो जाता है और इधर से ये विस्तारित होता है तो इधर ये प्रवाहित होता है। गंगा नदी भी आता है तो ये हिमालय से ही होके आता है तो इधर से। अब यहाँ पे ये चीज़ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो ढलान का है तो ढलान का ये 1 किलोमीटर में कितना ढलान होता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल यानी कि जो ढलान है ये 6 सेंटीमीटर है प्रति 1 किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर अगर इधर से चला जाए तो 6 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई जो होगा कम होते चला जाएगा भूमि का। तो ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए बिहार का विशाल मैदान को, तो इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और 2 भागों में विभाजित कौन करता है, तो ये गंगा नदी करता है। देखिए गंगा नदी जब पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होता है तो बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसमें एक उत्तर का बिहार और एक दक्षिण का बिहार। तो 2 बराबर भागों में बांटा है, उत्तर का उत्तरी मैदान और गंगा की दक्षिणी मैदान। तो ये आपको याद रखना है, याद कर रखना है, इसको समझना है। तो देखिए गंगा के उत्तरी मैदान को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आप देखिएगा कि एक भाबर तराई और उप तराई क्षेत्र। तो देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे थे लोग अभी कुछ देरी पहले कि यहाँ भाबर और तराई का क्षेत्र, भाबर को ही तराई का क्षेत्र बोला जाता है या तराई के क्षेत्र को ही भाबर बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए भाबर का तराई का क्षेत्र जो है ये उपराई क्षेत्र है, यानी कि ये ऊपर वाला क्षेत्र को बोला जाता है तराई का क्षेत्र। इसका क्या कारण है कि इसके आसपास में कंक्रीट टाइप का यानी छोटा छोटा कंकर और बालू टाइप का यहाँ पे मिट्टी मिलता है और उसके नीचे से भी कभी कभी नदी प्रवाहित होता है। यहाँ पे उमस हमेशा बने रहता है, यहाँ पे हरियाली ज़्यादा मिलेगा, नमी ज़्यादा मिलेगा, ये इसके आसपास में कृषि भी बहुत अच्छा तरीका से हो पाता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसके आसपास में वर्षा भी इसके तुलना में ज़्यादा होता है और ये इधर के तरफ जाता है तो वर्षा बढ़ते जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि भाबर तराई एवं उप तराई का क्षेत्र ये जो है सबसे ये उत्तरी क्षेत्र है बिहार का। उसके बाद देखिए यह 10 से 12 किलोमीटर लंबा कंकीर बालू का निक्षेप है। तो वही चीज़ है जो हम समझाए हैं, जो नदी आता है तो वो निक्षेप जो लेके आता है कूड़ा करकट उसी को यहाँ पे निक्षेपित कर दिया है और ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ये एक क्षेत्र पड़ता है। ये दलदली भूमि क्षेत्र है जिसमें सोमेश्वर का पहाड़ी का क्षेत्र भी आ जाता है। तो ये जो सोमेश्वर का पहाड़ी क्षेत्र है ये भी तराई क्षेत्र में ही आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बांगर या भागर भूमि या मिट्टी का है। तो देखिए ये जलोढ़ जो मृदा होता है तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि इधर से कोई नदी आ रहा है। अब जब नदी एक पर्वत पठार से होते हुए आएगा तो मान लीजिए कि उसके आसपास में पेड़ पौधा बहुत सारा होगा, तो जो पेड़ पौधा टूट के उसमें गिरेगा, उसका पत्ता जो गिरेगा तो वो गलेगा, सड़ेगा, तो वो मिट्टी बनेगा। साथ में मान लीजिए कि जैसे कि पर्वत से जब टकराएगा तो पर्वत को भी चकनाचूर कर देगा, छोटा छोटा बुरादा बना देगा, तो वो भी उसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि उसमें बहुत सारा कूड़ा करकट मिलते हुए आता है और जब ये मैदानी भाग में आता है तो उसको विस्तारित कर देता है। तो कभी कभी बाढ़ के कारण, तो जब ये बाढ़ आता है तो बाढ़ के साथ साथ में जो महीन रेत रहता है वो भी चला जाता है। जैसे वहाँ पे पानी सूखेगा तो एक ऊपरी परत बन जाता है जो कि नवीन जलोढ़ बोला जाता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे नवीन जलोढ़ बना है जो एकदम नया है, लेकिन वर्षों तक वहाँ फिर बरसात नहीं हुआ, फिर से पानी नहीं पहुँच पाया, तो वो भूमि क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो वही पुराना भूमि को बोला जाता है भागर या बांगर। तो ये याद रखना है, यह पुरानी जलोढ़ मृदा ही है तथा यह प्राकृतिक बांध भी बनाता है, जो कि देखने में क्या होता है कि जैसे कि ऐसे मतलब ऊंचाई रहता है लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता है, 7 से 8 मीटर का ही ऊंचा रहता है, फिर ऊंचा रहेगा, फिर ऐसे ऐसे रहेगा। तो ये एक प्राकृतिक बांध का भी काम करता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये बांगर आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ये अधिकतर देखिएगा कि बांगर जो मृदा है ये दक्षिण बिहार में प्राप्त होता है, यानी कि इधर उतना देखिएगा कि इस साइड में उतना बाढ़ नहीं आता है। उसके बाद जो नदी है उस तरीका से उसमें पानी नहीं रहता है जिस तरीका से हिमालय नदी में पानी रहता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा का जो देखेंगे खादर भूमि, ये नवीन जलोढ़ मृदा है। तो ये आपको याद रखना है, ये उत्तर भारत में देखिएगा कि हर साल बाढ़ आता ही आता है, उसमें बहुत सारा इसका कारण है।
बहुत सारा, एक नदी भी इधर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कि इधर का जो नदी है बारहमासी नदी है, यानी कि 12 मास उसमें पानी रहता है। बरसात के दिन में क्या होता है कि उस नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। उसके बाद बांध तोड़ के चारों तरफ यहाँ पे बाढ़ लेके आ जाता है, और बाढ़ के कारण क्या होता है कि जब पानी के साथ साथ महीन रेत जाता है, मिट्टी जाता है, और जब बाढ़ का पानी सूखेगा तो ये जो क्षेत्र रहता है इसके आसपास का, तो उसके ऊपर एक परत बना देता है 2-3 इंच का, और वो बहुत अच्छी तरीके से कृषि के लिए उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है, जिसमें प्राकृतिक तौर पर खाद पाया जाता है। उसके बाद देखिए चौर या मन। तो देखिए चौर क्या होता है कि ऐसा भूमि जो बरसात के समय में जलमग्न हो जाए। आप भी अपने आसपास में देखते होंगे कि बरसात के दिन में ऐसा भूमि रहता है कि जहाँ पे पानी भर जाता है और उसमें कृषि भी नहीं कर पाता है लोग कोई। तो ये जब बरसात के दिन में पानी भर जाता है वैसा भूमि को क्या बोला जाता है? चौर बोला जाता है। आम भाषा में चौर इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, ये क्वेश्चन पूछा था कि मन क्या होता है। तो देखिए जब नदी मान लीजिए कि यहाँ से प्रवाहित होकर ऐसे आ रहा है, अब मान लीजिए कि कुछ समय में क्या होता है कि नदी जब अपना रास्ता चेंज करता है, तो मान लीजिए कि यहाँ का जो पानी है अब नदी इधर से इधर प्रवाहित होने लगा, तो यहाँ एक गड्ढा टाइप का बना देता है और उसमें जलमग्न कर देता है, तो उसी को बोला जाता है मन। ये गोखर झील के जैसा ही है, लेकिन इसे मन नाम दिया गया है, जो बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है। गोखर झील भी ऐसे ही बनता है, जो नदी के पाठ में हम लोग पढ़े थे लोग। उसके बाद देखिए दियारा भूमि का मतलब क्या होता है कि ऐसा भूमि जो 12 मासी पड़ती रहता हो और उसमें चारा के लिए ये उपयोग किया जाता है। इसमें हालांकि कृषि किया जा सकता है, लेकिन इसमें कृषि उतना उपजाऊ नहीं होता है, और ऐसे भी उसको छोड़ दिया जाता है पशु चारण के लिए, तो उसी को दियारा भूमि बोला जाता है, लेकिन ये भी उपजाऊ भूमि होता है। अब इसमें हम लोग को दूसरा क्षेत्र पढ़ना है कि गंगा का दक्षिण का मैदान। तो देखिए गंगा का जो दक्षिण का मैदान है, एक तो जलोढ़ मृदा इसमें पाया जाएगा ही। इसमें देखिए जलोढ़ मृदा में इसमें खादर के जगह पे बांगर मृदा ज़्यादा मिलता है। और बांगर मृदा मिलने का क्या कारण है कि इधर का जो ये है, तो ये कुछ हद तक पथरीला टाइप का ये भूमि पाया जाता है इधर, और इधर पठार भी आपको देखने को मिलेगा, पर्वत श्रृंखला भी बहुत सारा मिलता है, पहाड़िया भी बहुत सारा मिलता है। तो इधर बांगर भूमि का बहुलता है। हालांकि इसमें भी कृषि किया जा सकता है, ये भी ध्यान देने वाला बात है कि इसमें भी कृषि किया जा सकता है, लेकिन खादर भूमि में इसके तुलना में ज़्यादा अच्छी तरीके से कृषि हो पाता है। अब कुछ यहाँ से पहाड़ का नाम आपको याद करना है कि कौन कौन पहाड़ यहाँ पे मिलता है। तो देखिए गया में अगर पहाड़ का बात किया जाए तो बराबर के पहाड़ है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रामशिला, प्रेतशिला और जेठानिया। तो जेठानिया से क्वेश्चन बार बार आता है और बराबर से भी आता है, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि रामशिला, प्रेतशिला, जेठानिया और बराबर की पहाड़ी किस जिला में पड़ता है? तो गया में पड़ता है। और गया जो है इसके आसपास का क्षेत्र है, तो ये भी ध्यान देने वाला बात है। उसके बाद देखिए बिहार शरीफ में पीर पहाड़ी पड़ता है, इसी को ऊंची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में राजगीर में भी पहाड़ी मिलता है, इसके आसपास में पहाड़ी क्षेत्र बहुत सारा है। तो ये तो हो गया आपका गंगा का दक्षिण का मैदान। उसके बाद यहाँ से समझिए कि लास्ट में हम लोग को जो पढ़ना है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो ये खनिज क्षेत्र है, यानी कि अगर बिहार के अगर बात किया जाए कि उद्योग का क्षेत्र कौन सा बनाया जा सकता है, तो ये वाला क्षेत्र है जो आसपास में। तो यहाँ पे खनिज कुछ हद तक मिलता है, जिसमें देखिए कि सोना भी मिलता है। उसके बाद इसमें चूना पत्थर, नीस, ग्रेनाइट इसका बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक सीमेंट फैक्ट्री भी है, तो इधर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा खनिज क्षेत्र क्यों है कि रूढ़ क्षेत्र का ही ये भाग है, यानी कि जो झारखंड में मिलता है रूढ़ क्षेत्र, उसी का ये थोड़ा सा भाग है। तो यहाँ पे खनिज बहुत सारा मिलता है, जो कि खनिज वाला पार्ट में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे लोग। इस प्रकार बिहार की मैदानी स्थिति जो है इसको हम लोग पढ़ लिए हैं लोग। इसको 1-2 बार देखिए, इसका नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम में इसका रिवीजन कर पाइएगा। तो इसी के साथ हम लोग ये समाप्त कर दिया जाए वीडियो। जय हिंद।